दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इंजन के 3 प्रकार कूलिंग सिस्टम के बारे में बताया था, जो कि होता है एयर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन। इन तीनों कूलिंग सिस्टम में से जो एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं उनका डिजाइन सिंपल होने के कारण इनमें कुछ खास समझने वाली बात है ही नहीं। पर जो वाटर कूल्ड इंजन होता है उसका डिजाइन एयर कूल्ड इंजन के तुलना में कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इस कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम एक इंजन के अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वाटर कूलिंग सिस्टम का वर्किंग को समझने से पहले हमको इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा और उसके लिए हम ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के मॉडल का सहायता से समझने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम इसकी वर्किंग को समझेंगे। हमारे कंपोनेंट्स के लिस्ट में सबसे पहला जो है वो होता है वाटर पंप। यहाँ पर आप जो ये पार्ट देख रहे हो इसे वाटर पंप कहते हैं। इसके अंदर एक इम्पेलर रहता है जो कि इंजन क्रैंकशाफ्ट के साथ बेल्ट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है ना, रेडिएटर में मौजूद जो कूलेंट रहता है उसे वाटर पंप इंजन के वाटर जैकेट्स के अंदर भेजता है और यही हमारा अगला कंपोनेंट भी है। जी हाँ, वाटर जैकेट्स कंबशन चैम्बर के चारों पास और सिलेंडर हेड के अंदर बना हुआ रहता है। कूलेंट रिजर्वायर के अंदर हम जो कूलेंट डालते हैं वो इस वाटर जैकेट्स के अंदर सर्कुलेट होता है और इंजन को ठंडा करता है। यह है दोस्तों थर्मोस्टेट वाल्व। ये क्या करता है ना, इंजन को ओवरकूल होने से बचाता है। ये एक सर्टेन टेम्परेचर तक कूलेंट को रेडिएटर में जाने से रोकता है। हमारे अगला जो कंपोनेंट है वो होता है रेडिएटर। इसे हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। इंजन चलने से जो गर्म कूलेंट इंजन से निकलता है वो यहाँ पर आके ही ठंडा होता है। यह है दोस्तों एक्सियल फैन, जो कि डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फिटेड होता है। ये रेडिएटर का फिन्स को ठंडा करता है जिसके कारण कूलेंट ठंडा हो पाता है। और ये होता है दोस्तों एक्सपेंशन टैंक। इसे हम कूलेंट रिजर्वायर भी कहते हैं। अब दोस्तों इस डायग्राम के ऊपर जरा नज़र डालिए। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा हुआ है। अब चलिए ये सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर ये पूरा कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है समझते हैं। इसे हम इंजन के कोल्ड और हॉट ये दोनों कंडीशन के अंदर समझने वाले हैं, क्योंकि इंजन ठंडा चलते समय कूलेंट का फ्लो अलग दिशा में होता है और इंजन गर्म चलते समय कूलेंट का फ्लो अलग दिशा में होता है। तो कोल्ड कंडीशन के अंदर जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तब इंजन क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन की वजह से वाटर पंप चलने लगता है और ये कूलेंट को इंजन के वाटर जैकेट्स के अंदर भेजता है। सबसे पहले कूलेंट इंजन के सिलेंडर ब्लॉक का वाटर जैकेट्स में जाता है और उसके बाद ये सिलेंडर हेड में जाता है। सिलेंडर हेड में से कूलेंट आउटलेट पाइप में लगा हुआ रहता है एक थर्मोस्टेट वाल्व और वहां से एक बाईपास लाइन निकल कर आता है फिर से वाटर पंप में। तो जैसे ही कूलेंट सिलेंडर हेड में से निकलकर थर्मोस्टेट के पास पहुंचता है तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है ना, कूलेंट को रेडिएटर तक जाने देने के बजाय इसे बाईपास लाइन के माध्यम से वापस वाटर पंप पर भेज देता है, क्योंकि अभी इंजन कोल्ड स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर चल रहा है। इस समय कूलेंट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, इसलिए कूलेंट को ठंडा होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी कारण इंजन कोल्ड स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर कूलेंट को रेडिएटर तक जाने देने के बजाय इसे दोबारा इंजन के अंदर छोड़ दिया जाता है। जब इंजन गर्म होता है उसके साथ साथ कूलेंट भी गर्म होने लगता है और जब इस कूलेंट का टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर चला जाता है, जो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तब थर्मोस्टेट क्या करता है ना, बाईपास लाइन को बंद करके कूलेंट को रेडिएटर की ओर भेजता है। अब दोस्तों हमारे इंजन दूसरे कंडीशन के अंदर आ चुकी है, यानी हमारे इंजन गर्म हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूलेंट का जो कलर ब्लू कलर से रेड कलर हो चुकी है। जैसे ही कूलेंट का टेम्परेचर 85 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तब थर्मोस्टेट इस गर्म कूलेंट का संपर्क में आते ही ये बाईपास लाइन को बंद करके रेडिएटर जाने का रास्ता खोल देता है। अब कूलेंट रेडिएटर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बाईपास लाइन का रास्ता बंद हो चुकी है। रेडिएटर के अंदर 2 टैंक रहता है, पहला है अपर टैंक और दूसरा होता है लोअर टैंक। अपर टैंक में हाई टेम्परेचर कूलेंट रहता है और वहाँ से गर्म कूलेंट लोअर टैंक तक आते आते उनका टेम्परेचर घट जाता है। ये दोनों टैंक्स के बीच पतले पतले कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं और यहाँ पर कूलेंट पहुँचते ही कूलेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। व्हीकल चलते समय रेडिएटर के सामने हवा लगने से कूलेंट का जो हीट होता है वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होता है और क्रैंकशाफ्ट में लगाया हुआ एक्सियल फैन और रेडिएटर में लगाया हुआ इलेक्ट्रिक फैन कूलेंट के हीट को एटमॉस्फेयर में छोड़ने के लिए काफ़ी हद तक मदद करते हैं। यहाँ पर कूलेंट कैपिलरी ट्यूब्स होता हुआ अपर टैंक में से लोअर टैंक तक आते आते इसका हीट को कूलिंग फैन के द्वारा कुछ हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर वाटर पंप लोअर टैंक में से कम टेम्परेचर वाला कूलेंट को भेजता है इंजन वाटर जैकेट्स के अंदर। फिर वहाँ से कूलेंट गर्म होकर रेडिएटर में आता है और फिर से ये ठंडा होकर इंजन के अंदर जाता है। तो कुछ इस प्रकार ये साइकिल लगातार चलता रहता है और इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है।
इस प्रोसेस के दौरान इंजन चलते चलते जब कूलेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कूलेंट उबलने लगता है और कूलेंट लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है, जिससे कूलेंट लाइन में इस्तेमाल होने वाले जो रबर का होस पाइप होता है वो डैमेज होने का खतरा रहता है, वो फटने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए रेडिएटर का प्रेशर कैप में से एक पाइप एक्सपेंशन टैंक के साथ लगा दिया जाता है और इस टैंक का जो कैप होता है यहाँ पर एक ब्रीदिंग होल बना हुआ रहता है। जब भी कूलेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तब एक्स्ट्रा कूलेंट इस पाइप होते हुए एक्सपेंशन टैंक के अंदर आ जाता है और हाई प्रेशर के साथ साथ जो भाप बनता है वो ब्रीदिंग होल होते हुए एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और जब रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा कम होने लगता है तब इस एक्सपेंशन टैंक में से कूलेंट रेडिएटर के अंदर जाने लगता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में एक इंजन के अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो आप लोगों को पसंद में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियोज़ के अंदर हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।